हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो जो हमारी सीरीज चल रही है फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर जीपैट 2026 के लिए, आज उस सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है और आज हम लोग बात करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्टार्ट कर दी है, कंप्लीट कर दिया सॉरी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके उसको देख लेना। और बाकी इस सीरीज के बारे में मैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहा था, मैं उनको एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है फॉर जीपैट 2026, जिसमें मैं कंप्लीट फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और अदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको कवर कराने वाला हूँ। तो आप लोग फटाफट से पुराने वीडियोस भी देख लो, और इसका एक शेड्यूल भी मैंने ड्रॉप कर रखा है कि लेक्चर नंबर 1 में कौन सा होगा, 2 में कौन सा होगा, 3 में कौन सा होगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो हम लोग एंटी एंजाइना पढ़ रहे हैं। बाकी आप शेड्यूल जाके चैनल पे वीडियो है, उसको जाके एक बार आप चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, चलो फिर आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एंजाइना जो है वो हमारी किस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, एंजाइना जो है वो हमारा आता है किसमें, इस्केमिक हार्ट डिसीज। ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिसीज के अंदर में आपका कौन कौन सा आ जाता है। इस्केमिक हार्ट डिसीज के अंदर में आ जाता है आपका एंजाइना, आपका मायोकार्डियल इस्कीमिया आ जाता है, आपका सीएचएफ भी आ जाता है और कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या आता है, एंजाइना भी आता है। और सबसे पहले हम एंजाइना पढ़ें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इस्केमिक हार्ट डिसीज क्या होता है। इस्केमिक हार्ट डिसीज रिफर्स टू अ हार्ट मसल वीकनिंग कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। मतलब क्या कि जो हार्ट हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, अगर जब उस हार्ट के पास खुद ही ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाए, तो हार्ट की जो मसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो वीक हो जाएंगी। और वो जो वीक मसल हो रही है इसकी वजह से हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ट मसल वीकनिंग को हम लोग बोलेंगे इस्केमिक हार्ट डिसीज, विच रिजल्ट्स इन, अब वीक हो रही तो कुछ ना कुछ आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। कौन से हैं, सडन सीवियर सबस्टर्नल डिस्कम्फर्ट और पेन। मतलब क्या है कि सडन, सीवियर और सबस्टर्नल अलग अलग तरीके या फिर डिस्कम्फर्ट या पेन में देखने को मिलेंगे। जो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपका हार्ट से स्टार्ट होगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, रेडिएट टू, हार्ट पे तो होगा ही, साथ साथ आपका लेफ्ट शोल्डर अलोंग द फ्लेक्सर मसल एंड सरफेस टू द लेफ्ट आर्म, ऐसे पूरे टाइप उस पर आपको पेन फील होगा। ये हमारा इस्केमिक हार्ट डिसीज का एक सिम्टम है। ठीक है, अब टाइप ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज की बात करें तो एंजाइना हो गया, मायोकार्डियल इस्कीमिया, सीएचएफ, कार्डियक अरेस्ट, ये सारी चीजें हो गई। अब एंजाइना पेक्टोरिस जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, इसके बारे में एक इंट्रो ले लूं। एंजाइना का जो वर्ड है वो किससे, एंगर, एंग्री, एंग्री मीन्स टू स्ट्रैंगुलेट और पेक्टस मीन्स चेस्ट, चेस्ट को क्या कर देना, स्ट्रैंगुलेट कर देना। इस हिसाब से ये बिना हुआ है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। अब क्या है यहाँ पे, अभी हमने देखा कि ब्लड फ्लो था और ऑक्सीजन किसके द्वारा, हमारी जो हार्ट को ऑक्सीजन अगर चाहिए होगी तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी, वो ऑक्सीजन भी तो वो ब्लड के अंदर ही होके जाती है ना, ब्लड के साथ ही तो ऑक्सीजन जाती है। ऐसा तो है नहीं कि वो हमारा ऑक्सीजन के लिए कुछ अलग से बना हुआ है, वो ब्लड ही लेके जाता है। तो जब अगर दो चीजें होती है, एक अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो घट गई और या डिमांड जो है वो बढ़ गई। ठीक है, अगर सप्लाई डिक्रीज हो गई और डिमांड बढ़ गई तो दोनों के बीच में क्या आ गया, इम्बैलेंस आ गया। तो उस टाइम पे जो पेन और डिस्कम्फर्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। समझ गए बात को, कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई या डिमांड के बीच में इम्बैलेंस आया, सप्लाई घट गई, डिमांड बढ़ गई, तो जो पेन होगा बॉडी को उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंजाइना पेक्टोरिस। खत्म बात। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, एंजाइना ऑक्सीजन का सप्लाई डिमांड में। इस्केमिक हार्ट डिसीज की बात करें तो अगर सिंपल सा याद रखो कि लो ब्लड सप्लाई अगर हुआ तो आपको इस्केमिक हार्ट डिसीज में आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना आप याद रखो कि आपका काम हो जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, ठीक है, सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और दूसरा क्या, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। तो डिमांड कैसे क्यों बढ़ रही है वो हम लोग देख लेते हैं। डिमांड बढ़ने का क्या क्या रीजन है। सबसे पहले अगर हार्ट रेट बढ़ गया, तो अगर हार्ट ज़्यादा तेज पंप कर रहा है मतलब उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और अगर जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो वेंट्रिकल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अगर वो ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा कि वहाँ पे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है मतलब क्या हो रहा है कि हार्ट को हमारा जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और इंक्रीज द वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन, जो वेंट्रिकल्स की वॉल की टेंशन है उसकी जो स्ट्रेसिंग है वो अगर बढ़ जाएगी तो वहाँ पे भी इनको ज़्यादा चाहिए। और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमें पता है कि हमारी बॉडी के क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होती है। बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। अब ये तो डिमांड हो गई, लेकिन हमारी जो हार्ट है, हमारा जो हार्ट ब्लड पंप करता है वो इन डिमांड को कोप अप करने के लिए सफिशिएंट है कि हाँ ये तुम बढ़ाओगे तो मैं इसको ज़्यादा सप्लाई दे दूंगा। बट फिर एक इशू आता है कि सप्लाई डिक्रीज हो गई। अब सप्लाई क्यों डिक्रीज होगी उसका भी कोई रीजन है। ऐसा थोड़ी ना कि हार्ट का मन किया आज मैं काम नहीं करूंगा, जाओ आज मैं कम सप्लाई करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। उसका क्या रीजन है, जब क्या होता है सबसे पहले
कि हमारे पास हो गई कोरोनरी एथरियोस्क्लेरोसिस। अब ये क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, जब वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है अगर वो कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट हो गया तो आर्टरीज को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। कोरोनरी वैसोस्पाज्म हो गया अगर, और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस अगर वहाँ पे हो गया, थ्रोम्ब का फॉर्मेशन हो गया, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों पे क्या हो जाता है कि हमारी जो आर्टरीज एंड वेन्स है वो क्या हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो जब वो ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो ब्लड है वो उतना प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा हार्ट। अब देखो इसका दो चीजें होती, जब ये ब्लॉक हो गई तो सपोज लाइक हम ऐसा समझते हैं कि लाइक एक मैं ब्लैंक स्क्रीन से आपको समझाता हूँ। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट में समझ लो फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दे रहा हूँ सो दैट आप भूलो नहीं इसको। ठीक है, देखो दो तरीके, एक ऐसा था, दोनों सपोज दोनों हमारी आर्टरीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो नॉर्मल आर्टरीज थी, इसमें ब्लड जा रहा, हार्ट अपना सप्लाई करके निकाल दे रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो गई, सपोज ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया इसके सरफेस में। तो अब जो हमारे ब्लड को ये पूरा एरिया मिल रहा था, अब वो कितना मिल रहा है, अब वो केवल इतना मिल रहा है। हार्ट तो अपना काम करेगा अब, बट हार्ट को क्या करेगा कि ज़्यादा यहाँ से ब्लड जो होगा वो बैक फ्लो होगा, तो बैक फ्लो होने लगेगा, मतलब वो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इसको। और जब ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो फिर हार्ट का क्या होगा, काम बढ़ जाएगा अपने आप, और हार्ट रेट फिर बढ़ जाएगी। तो मतलब क्या हो रहा है कि हार्ट को ऑक्सीजन डिमांड तो पहले से बढ़ी हुई है, और डिमांड और बढ़ा देगा जब हम यहाँ से ये इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस और एथियोस्क्लेरोसिस की वजह से। समझिए बात को। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एंजाइना पेक्टोरिस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो परेशान रहोगे। सिंपल सा दिमाग नहीं लगाना, काम करो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एंजाइना के बारे में। तो सबसे पहला जो अलग अलग टाइप है, देखो यहाँ पे ये आ गया ना। देखो सबसे पहले क्या कि नॉर्मल है, नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है। फिर स्टेबल एंजाइना, यहाँ पे क्या हुआ देखो, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, एथियोस्क्लेरोसिस हो गया। फिर अनस्टेबल एंजाइना में क्या हुआ कि एथियोस्क्लेरोसिस तो था ही, उसके साथ ही क्या हुआ, ब्लड की क्लॉटिंग भी हो गई। ऊपर ये देखो ना, ये रेड रेड ब्लड क्लॉट हो गया। फिर वेरिएंट एंजाइना में क्या हुआ, कोरोनरी स्पैज्म हो गया, जो कोरोनरी आर्टरी थी वो क्या हो गई, वो नैरो डाउन हो गई। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्टेबल एंजाइना की अगर हम बात करें तो मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप की जो आपकी एंजाइमा होती है वो क्या होती है, स्टेबल एंजाइना होती है। और इसके जो अटैक्स होते हैं वो पहले से प्रिडिक्टेबल होते हैं, कि लाइक जो पर्सन होते हैं उनमें ये बोल रहा था कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप इमोशनली स्ट्रेस लोगे या कुछ ऐसी चीजें खाओगे तो वहाँ पे हो जाएगा। दूसरा, स्टेबल एंजाइना का चेस्ट का डिस्कम्फर्ट जो होता है वो पैटर्न जो होता है उसका पता होता है, कि लाइक स्टेबल एंजाइना का जो पैटर्न होता है डिस्कम्फर्ट का वो वेल डिफाइंड पैटर्न होता है, पेशेंट को समझ में आ जाता है। ठीक है, दूसरा आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना की बात करें तो ये अनएक्सपेक्टेडली होता है, लाइक इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज करोगे तो होगा, ये कभी भी हो सकता है। और इसके साथ एक जो बुरी चीज ये है कि ये जो टाइम के साथ वर्स होता चला जाएगा। और इसका एक इसका जो अनस्टेबल एंजाइना है, इसके पास पोटेंशियल इतना होता है कि आपका हार्ट अटैक भी कॉज करा सकता है। कौन, अनस्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट आता है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना बहुत कॉमन नहीं है कि अनकॉमन सिचुएशन है, और इसके दो और नाम है। इसका एक नाम है प्रिंज मेटल एंजाइना। क्या नाम है इसका, एक दूसरा नाम जो है प्रिंज मेटल एंजाइना इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं वैसो स्पैस्टिक एंजाइना, क्योंकि यहाँ पे कोरोनरी वैसोस्पाज्म हो रहा है तो इसको वैसो स्पैस्टिक एनीमिया भी बोलते हैं, एंजाइना भी बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, एंड इट कैन अकर व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब ये कभी भी हो सकता है, लाइक ऐसा नहीं जैसे हमारा स्टेबल क्या था कि वो एक्सरसाइज के साथ हो रहा था, ये कभी भी हो सकता है। बॉडी रेस्ट में बंदा सो रहा है तब भी आ जाता है, आधी रात को या सुबह, कभी भी हो सकता है। और ये तभी होगा जब कोरोनरी आर्टरीज जो है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, स्पाज्म देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये सिंपल सी चीजें थी, क्या थी, एंजाइना के बारे में, टाइप्स के बारे में हो गई। ठीक है, अब हम अगला क्या बात करेंगे, अब हम एंजाइना की ट्रीटमेंट पे आते हैं। काम खत्म, एंजाइना आपने समझ लिया बहुत ज्यादा, अब इससे ज्यादा एंजाइना मत समझो, अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस का ट्रीटमेंट क्या है कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो डिक्रीज हुई है, और सप्लाई को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई। अब देखो डिमांड कैसे डिक्रीज करेंगे, जो हार्ट पे वर्कलोड है उसको डिक्रीज कर देंगे। अब वो वर्कलोड कैसे डिक्रीज होगा, प्री लोड डिक्रीज करता है कौन, नाइट्रेट्स। आफ्टर लोड डिक्रीज करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड पोटेशियम चैनल ओपनर, जो इसके क्लासिफिकेशन में अभी हम देखेंगे। और हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को डिक्रीज करते हैं कौन, बीटा ब्लॉकर्स। सेम अगर बात करें तो रीस्टोर द कोरोनरी ब्लड फ्लो, जो कोरोनरी ब्लड फ्लो जो हमारा खराब हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद रिलीव द वैसोस्पाज्म, नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, जो हमारा वैसोस्पाज्म है उससे हमें रिलीफ दिला देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या, ब्रेक द थ्रोम्बाई यूजिंग द थ्रोम्बोलिटिक एजेंट। जो थ्रोम्बाई वहाँ थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स का यूज करके। कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस। प्रिवेंट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, और थ्रोम्बस यहाँ तो ये वाला तो ब्रेक कर दिया, बट आगे फिर भी बन सकता है वो, तो उसके फॉर्मेशन को ही हम रोक दें, कैसे, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का यूज करके। ठीक, तो ये हमारा था क्या, एंजाइना पेक्टोरिस का ट्रीटमेंट था। अब इसके बारे में हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स,
जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, इसको आप पूरा एकदम याद करके रख लो। जितना अच्छे से आप याद रखोगे उतना अच्छा आपका काम होगा। इसको एकदम टिप पे बना के रख लो, ठीक है। क्या है सबसे पहले क्लासिफिकेशन, क्या है, नाइट्रेट्स है, बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, पोटेशियम चैनल ओपनर है, अदर है। अब देखो यहाँ पे जो ये दो क्लासेस हैं, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनको मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इनका मैकेनिज्म कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो इस लेक्चर में हम इनमें डिटेल पे नहीं जाएंगे, हम इनको बस एक बेसिक ओवरव्यू में बता दूंगा। बाकी आप लोग एंटी हाइपरटेंसिव देखना, वहां पे मैंने इसको बहुत अच्छे से कराया है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो है वो शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स कौन से हैं, लॉन्ग एक्टिंग कौन से। तो शॉर्ट एक्टिंग में एक ही आता है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, जिसको हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट एक्टिंग नाइट्रेट है और ये बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट और पेंटा इरेथ्रिल टेट्रानाइट्रेट होता है। और इसमें सबसे बड़ा नाम किसका है, पेंटा इरेथ्रिल टेट्रानाइट्रेट का। तो सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सी होगी, यही सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग होगी। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग हो गई कौन सा, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन, लॉन्गेस्ट एक्टिंग हुई पेंटा इरेथ्रिल टेट्रानाइट्रेट। समझ के बात को। अब यहाँ पे जो हमारे नाइट्रेट्स हैं, इनका ये जो है किस नाइट्रोग्लिसरीन किस रूट से दी जाती है, सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। इसको याद रखना, 2024 में इसका क्वेश्चन था कि ये किस रूट से दी जाती है। सबलिंगुअल रूट से हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन को देते हैं और इसका जो हाफ लाइफ होता है अराउंड बहुत कम हाफ लाइफ होता है, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यान रखना कि सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग और लॉन्गेस्ट एक्टिंग हुई। और एक याद रखना कि जो सभी नाइट्रेट्स हैं उनका जो होता है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, बट एक ऐसा नाइट्रेट है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट 100% की होती है। और वो कौन सा नाइट्रेट है, वो है आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ये मोनोनाइट्रेट भाई साहब की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी सारे नाइट्रेट जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका शो करते हैं। समझिए बात को। और कोई इशू आपका, ठीक है चलो। और इसको हम लोग सबलिंगुअल रूट से यूज क्यों करते हैं ये भी आपको याद रखना, क्यों, क्योंकि ये हमारा यूज होता है हाईली लाइपोफिलिक नेचर का होता है। ये क्या होता है, हाईली लाइपोफिलिक नेचर का होता है, इसीलिए इसको हम लोग सबलिंगुअल रूट से यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई रीजन पूछे कि सबलिंगुअल क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये हाईली लिपोफिलिक होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बीटा ब्लॉकर, प्रोपेरेनॉल, मेटाप्रोल, एटेनॉल हो गया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की हमने लास्ट में बात करती, फिनाइल अल्काइलामीन में वीरापामिल हो गया, बेंजोडायाजेपीन में डिल्टियाजम हो गया और डाईहाइड्रोपायरिडीन में जितने निफिडिपिन क्लास की सारी ड्रग है वो आ जाएंगी, निफिडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन। पोटेशियम चैनल ओपनर एक ही ड्रग है हमारी, निकोप्रेंडिल, इसको याद रखना। अदर्स की अगर हम बात करें तो अदर्स में हमारा आ जाएगा एस्प्रिन आ गया, आप क्लोपिडोग्रेल दे सकते हैं, रेनोजोलिन दे सकते हैं, ऑक्सीफेड्रिन, ट्राइमेटाजिन हो गया, ये आपकी हो गई। डाइपायरिडामोल भी इसी में आती है, तो ये आपकी ड्रग जो हो गई वो हमारी अदर में आ गई। अब इसको याद करने का एक निमोनिक तो सिंपल सा है, क्या, जो आपने सुन भी रखा होगा, क्या याद रखना है आपको, केबीसी ऑन नाइट, केबीसी ऑन नाइट, ठीक है। तो एक तो सिंपल निमोनिक ये है, के से आपका पोटेशियम चैनल ओपनर हो गया, बी से बीटा ब्लॉकर हो गया, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, ओ से अदर हो गया, नाइट से नाइट्रेट हो गया। इससे आप याद रख सकते हो। दूसरा एक और सिंपल सा निमोनिक है, क्या है, नॉटी बॉय कॉट प्लेइंग आउटसाइड, मतलब एक जो शरारती बच्चा था वो बाहर खेलते हुए पकड़ा गया। तो कौन कौन सा, ए से एंजाइना, एंजाइना के लिए क्लासिफिकेशन, नॉटी से नाइट्रेट हो गया, बॉय से बीटा ब्लॉकर हो गया, कॉट से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, प्लेइंग से पोटेशियम चैनल ब्लॉकर और आउटसाइड से आपका क्या हो गया, अदर्स हो गया, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। समझ गए बात को। तो अब हम फटाफट से एक नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो नाइट्रेट्स का सिंपल सा एक याद रखना आप लोग हमेशा, नाइट्रेट्स आर द प्रो ड्रग। नाइट्रेट्स क्या है, ये नाइट्रेट्स जो है वो प्रो ड्रग है जो अपना एक एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा है, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, NO। ये नाइट्रेट्स क्या है, प्रो ड्रग है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में अपना एक एक्टिव मेटाबोलाइट वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे नाइट अंदर आया तो इसने क्या किया कि ग्वानिन साइक्लेज का जो फॉर्मेशन है, ग्वानिल साइक्लेज के एक्शन को ये बढ़ा देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ग्वानिल साइक्लेज जो है वो जीटीपी को किस में कन्वर्ट करता है, जीटीपी को ग्वानिल साइक्लेज कन्वर्ट कर देता है किसमें, सीजीएमपी में। और ये जो सीजीएमपी है, मैं हमने कैल्शियम चैनल में भी बात किया था कि जो मायोसिन एक्टिन प्लस मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट बनता है वो क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता था। और ये बनता क्यों था, हमने देखा था कि कैल्शियम कोलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता था, उसकी वजह से ये बनता था। तो यहाँ पे ये बन के कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, बट इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ये सीजीएमपी इसका करा देता है डीफॉस्फोराइलेशन, और डीफॉस्फोराइलेशन से क्या बच जाता है, केवल मायोसिन लाइट चेन काइनेज बन जाता है, फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है और वो हो जाता है हमारे पास रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन मतलब क्या हो गया, हमारी जो वेन्स है वो डाइल्यूट हो गई, तो वहां पे आपका काम हो गया। समझिए बात को। शॉर्टेस्ट एक्टिंग नाइट्रो, अब फटाफट से नाइट्रेट्स के बारे में कुछ फटाफट से फैक्ट्स मैं बता दूं जो आप लोग नोट कर लो, आपका काम आएगा। अभी हमने देखा कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सी थी, शॉर्टेस्ट एक्टिंग थी नाइट्रोग्लिसरीन। उसकी हाफ लाइफ कितनी थी, 10 to 30 मिनट की हाफ लाइफ थी नाइट्रोग्लिसरीन की। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके किसके लिए, एक्यूट अटैक के लिए,
ऑफ स्टेबल एंड कंजेनिटल दैट इज वेरिएंट एंजाइना, दोनों अगर आपका स्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना दोनों के लिए सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। और आल्सो अगर आपकी मायोकार्डियल इस्कीमिया से जो आपको पेन हो रहा है, मायोकार्डियल इस्कीमिया से जो आपको पेन होता है, उसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस आपकी कौन सी है? सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। जो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन कौन कौन सी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी? आपका स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना और साथ में मायोकार्डियल इस्कीमिया से जो आपको पेन हो रहा है उससे होगा। समझ गए बात को? अब इसका कुछ 2 इंटरेक्शन है, ड्रग इंटरेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन के, जिससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, उसको आप लोग नोट कर लो। अगर नाइट्रेट्स है, इसको हम लोग किसके साथ दे दिया? इसको हमने दे दिया सिल्डेनाफिल या कोई और जो हमारे पास क्या है PDE5 इनहिबिटर्स के साथ हमने दे दिया किसी और के साथ, तो क्या देखने को मिलेगा? सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और अगर कोई पर्सन ने नाइट्रेट लिया और उसने क्या किया कि अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, तो उसको भी क्या देखने को मिलेगा? सीवियर हाइपोटेंशन, दैट इज उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो जाएगा। दोनों कंडीशन में सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस मत करना। ठीक है, समझिए बात। अब देखो, अभी हमने देखा कि वहां पे वेन्स का डायलेशन हो रहा था। ठीक है, वेन्स का डायलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे मतलब जो हमने देखा कि वैसो डायलेशन हो रहा है, वेन्स नहीं सॉरी वैसो डायलेशन हो रहा है। अब वैसो डायलेशन में 2 चीजें हो सकती है। एक होता है अपने पास क्या कि वेन्स का डायलेशन हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग वेनो डायलेशन बोलते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा जो है वो आर्टरीज का डायलेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टियोलर डायलेशन, सॉरी आर्टीरियर नहीं, आर्टियोलर डायलेशन। ठीक है, 2 चीजों जो हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहे हैं, वो सिंपल सा बात समझो कि हमने देखा कि नाइट्रेट्स क्या कर रहे थे? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था मायोसिन लाइट चेन काइनेस फॉस्फेट की वजह से, फिर वो फॉस्फेट हट जा रहा था, तो वो ब्लड वेसल डायलेट कर रहा है। अब ब्लड वेसल्स 2 होती हैं, एक आर्टरीज होती है, एक वेन्स होती है। तो वेन्स भी डायलेट हो सकती है, आर्टरीज भी डायलेट होगी। अगर वेन्स डायलेट होंगी तो क्या होगा? प्रीलोड डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा प्रीलोड। ठीक है, और अगर आर्टरीज डायलेट होंगी तो क्या डिक्रीज होगा? आफ्टर लोड डिक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका समझो कि देखो, ब्लड हार्ट तक कौन लेके आता है? ठीक है, हार्ट तक ब्लड लेके आती है वेन्स, तो वेन्स हार्ट के पहले पड़ गई तो वो प्रीलोड में चली गई। और हार्ट से ब्लड लेके कौन जाता है? आर्टरीज, तो आर्टरीज किस में चली गई? आफ्टर लोड में चली गई। सिंपल सी बात है। और ये चाहे प्रीलोड डिक्रीज हो और ये दोनों डिक्रीज होगा, तो जो कार्डियक वर्क है, जो हार्ट का काम है, वो दोनों क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। अब जब हार्ट का काम डिक्रीज होगा तो हार्ट की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और जबकि हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो अपने आप हमारा जो है क्या डिक्रीज हो जाएगा? हमारा जो एंजाइना का पेन है उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना आपको समझना है, काम खत्म, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये बात थी नाइट्रेट्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। अब नाइट्रेट्स यूज़ किस में होते हैं ये भी देख लो आप। एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ किए जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ किए जाएंगे, CHF में यूज़ किए जाएंगे। देन आपका एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अगर है तो वहाँ पे भी नाइट्रेट्स का यूज़ करेंगे, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में यूज़ किए जाएंगे। देन आपका साइनाइड की पॉइजनिंग में भी नाइट्रेट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप याद रखो, खत्म बात। चलो अब फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो अपने पास है वो कौन सा है? अगला अपने पास है पोटेशियम चैनल ओपनर। ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपनर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सिंपल सा इसका मैकेनिज्म क्या है कि पोटेशियम चैनल ओपनर जो है वो क्या करेंगी? ATP डिपेंडेंट जो पोटेशियम आयन चैनल है इसको ओपन कर देंगे। और जैसे ही ATP डिपेंडेंट पोटेशियम आयन चैनल ओपन होगा, रैपिड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन जो होगा वो फटाफट से इफ्लक्स दैट इज बाहर जाने लगेगा। और जैसे ही इफ्लक्स हुआ तो इफ्लक्स के बाद क्या होगा कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। हमने पढ़ा था कि जैसे पोटेशियम आयन बाहर जाता है तो हाइपर पोलराइजेशन, ये मैंने जनरल फार्माकोलॉजी में आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, वेनोडाइलेशन होगा, आर्टरियल डायलेशन होगा, जो हमने बनाया कि वेनोडाइलेशन से प्रीलोड घटेगा, आर्टरियल डायलेशन से आफ्टर लोड घटेगा और हार्ट का जो काम है वो बढ़ जाएगा। और उसके बाद उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी घट जाएगी। समझिए बात को। अब बाकी हमने क्या देखा था? हमने 2 और क्लासेस जो थी इसमें, वो हमारा क्या था? एक हमारा था बीटा ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर में हमने क्या देखा था कि अभी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, बाकी इसका डिटेल मैकेनिज्म आप कहाँ देखोगे? एंटी हाइपरटेंसिव में, कि ये जाके बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट पे है उसको ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से जो हार्ट का रेट है, हार्ट रेट वो डिक्रीज हो जाएगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। और उसके बाद उसकी वजह से क्या होगा? जो कार्डियक वर्क है, जो हार्ट का काम है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके बाद जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन है, डिमांड है, वो डिक्रीज हो जाएगी अपने आप। ठीक है, सिंपल सा मेथड था। कैल्शियम के लिए सिंपल सी बात करें तो कैल्शियम क्या करता था कि कैल्शियम आयन जैसे ही अंदर आता था तो वो एक कॉल मॉड्यूलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन प्रोटीन के साथ वो क्या बना देता था? कॉम्प्लेक्स बना देता था। उसके बाद उससे क्या होता था? MLC के जो इनएक्टिव है वो क्या हो जाता था? MLC के आपका
सॉरी MLCK आपका एक्टिव हो जाता था। एक्टिव होने के बाद क्या हो जाता था, मायोसिन, MLCK मतलब मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ठीक है। और ये एक्टिन के साथ और फॉस्फेट ग्रुप के साथ जोड़ के क्या बनाता था, कॉन्ट्रैक्शन होता था। और इस अब हम लोग कैल्शियम यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप लोग उसको जाके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितनी चीज़ें हैं बस आपको उतनी पता होनी चाहिए। अदर जो ड्रग की अगर हम बात करें तो निकोरेंडल की हमने बात करी ली, पोटेशियम चैनल ओपनर होता है, नाइट्रेट लाइट एक्शन, वैसोडाइलेशन। फिर आता है अपने पास सॉरी इवाब्रेडिन। इवाब्रेडिन क्या करता है कि हमारा हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। इफ इनिबिशन इन एस नोड में है तो यहाँ पे हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। ये कि न्यू ड्रग है जो हार्ट उसमें होता है। और ये क्या करता है कि ये ब्रेडी कार्डियक एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ब्रेडी कार्डियक एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बिना अफेक्ट किए ही हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, इसीलिए इसको ब्रेडी कार्डियक एजेंट के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। और कैसे काम करता है, ये हमारा जो सोडियम आयन चैनल के द्वारा जो हाइपरपोलराइजेशन हो रहा है उसको ब्लॉक करके काम करता है। नेक्स्ट अपने पास आता है क्या, एक अपने पास रेनोजोलिन भी है, इनहिबिट द लेट सोडियम करंट, कैल्शियम ओवरलेट और डायस्टोलिक। ट्राईमेटाजिडिन जो है वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है, जिससे ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो मोर ऑक्सीजन इफिशिएंट वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद एक और जो ड्रग है आपकी क्या है, फैसू डेलाती, यहाँ पे न्यू ड्रग है। ये क्या था, सेलेक्टिव रो काइनेज इनहिबिटर होती है क्या, इसको आप लोग नेम याद रखना, रो काइनेज इनहिबिटर होती है ये, ठीक है। इसको हम लोग रॉक के नाम से भी जानते हैं, ROC के, ठीक है, रोकाइनेज इनहिबिटर के नाम से, ठीक है। रॉक इज एन एंजाइम, रोकाइनेज जो रॉक एंजाइम है इसको इनहिबिट करता है। क्यों, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये क्या करता है कि हमारा कंस्ट्रिक्शन कराता है और कार्डियक रिमॉडलिंग कराता है। तो जैसे ये एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा और वहाँ पे वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी एक और ड्रग जो है आपकी है डाइपाइरिडामोल। डाइपाइरिडामोल क्या करती है, ये भी एक पावरफुल कोरोनरी डायलेटर है। क्या करता है कि जो कोरोनरी को डायलेट कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कोरोनरी का फ्लो है, टोटल कोरोनरी फ्लो है ब्लड, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक, सिंपल सी बात है। और एक चीज़ ये भी करता है कि जो हमारा अपटेक एंड डिग्रेडेशन ऑफ एडिनोसिन है उसको वो कर देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो उसका जो डिग्रेडेशन, देखो सिंपल सा समझो कि जो कोरोनरी का वो है, कोरोनरी आर्टरी जो है, कोरोनरी को फ्लो को मीडिएट करने के लिए वहाँ पे एक लोकल मीडिएटर होता है, ठीक है, लोकल मीडिएटर होता है कोरोनरी के फ्लो को मीडिएट करने के लिए। और वो लोकल मीडिएटर कौन है, वो लोकल मीडिएटर है एडिनोसिन। बट कभी क्या होता है कि जब इस एडिनोसिन का क्या हो जाए, अपटेक होने लगे या डिग्रेडेशन होने लगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो कोरोनरी फ्लो का रेगुलेशन है लोकल लेवल पे वो नहीं होगा सही से। तो ये क्या करता है, जो हमने अभी बताया डाइपाइरिडामोल, ये क्या करता है कि इसका जो अपटेक है और डिग्रेडेशन है दोनों को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो एडिनोसिन का लेवल वहाँ पे बढ़ जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि जो ऑटो रेगुलेशन है कोरोनरी फ्लो का वो भी वहाँ पे मेंटेन रहे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना। इसी तरीके से हमने एंजाइना को खत्म कर लिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने क्लासिफिकेशन मेरे साथ साथ याद कर लिया होगा। बाकी अगर आपको कोई और डाउट, कोई और इशू रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो। बाकी आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को व्हाट्सअप पे भी मैसेज करके वहाँ से भी चीज़ें अपनी क्लियर कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो क्योंकि वहाँ पे भी मैं अपडेट्स और नोट्स डालता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी आकर हमें फॉलो कर लो। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लो। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारे मल्टीपल सेट्स हैं, जाके वहाँ पे आप टेस्ट दो, अपने डाउट्स को क्लियर करो। और अगर आपको मेरे से 1-to-1 सेशन बुक करना है, अपने चीज़ों की प्लानिंग करने में आपको इशू आ रहा है कि आप कैसे अपनी स्टडी प्लान करो, क्या चीज़ें पढ़ो, क्या चीज़ें छोड़ो, तो एक नॉमिनल सा चार्ज देके आप डायरेक्टली मेरे से 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। और ये सेशन आपका वैलिड रहेगा जब तक आपका जीपैट एंड नाइपर का एग्जाम नहीं हो जाता है, एंटिल काउंसलिंग तक आपका ये वैलिड रहेगा, ठीक है। और अगर आपको वेबसाइट से इशू होता है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू डीएम करके भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। सीरीज कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में बताओ और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।